हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए चालू करते हैं आज की अपनी क्लास। मनी चैप्टर हमारा चल रहा था और मनी चैप्टर में हमने इनिशियली मनी का इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसके बाद उसका इवोल्यूशन देखा, कमोडिटी मनी, टोकन करेंसी में क्या फर्क होता है और फिएट करेंसी क्या होती है, टोकन करेंसी क्या होती है, फिड्यूसरी करेंसी क्या होती है। ऐसी तमाम उलूल जुलूल बातें हमने करी। समझने के लिए जरूरी है, उलूल जुलूल लगता होगा क्योंकि अभी तक पता नहीं था, लेकिन अब आसान लगेगा, ये बिल्कुल मुझे पता है। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया भी है कि सर अभी काफी चीजें सिंपल लगने लगी हैं। सो आज होगा लेक्चर नंबर 3 मनी का। और रिकैप, प्रीवियस लेक्चर में इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स, जो पिछला जो चैप्टर करा हमने, उसमें हमने बेसिकली इकोनॉमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन करा था और उसके बाद हमने मनी चैप्टर इंक्लूड कर दिया था। तो आज जो टॉपिक्स हम कवर करवाएंगे वो फंक्शंस ऑफ मनी, ये हम कंप्लीट कर चुके। ये सारे चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके। अभी जो अपना है ये हम समहाउ यहां पर है, इवोल्यूशन ऑफ मनी, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी। इवोल्यूशन ऑफ मनी में अपन डिजिटल करेंसी पढ़ेंगे, फिर क्रिप्टो करेंसी पे जाएंगे, क्रिप्टो करेंसी पे जाएंगे, ये तमाम चीजें अपन पढ़ेंगे। देन वी विल बी टेकिंग अ डाउट सेशन। सो लास्ट क्लास में हमने करंट करेंसी डिनोमिनेशंस का आपको एक होमवर्क दिया था, एक गृह कार्य दिया था और मैंने कहा था कि भैया इनको देख लेना, इनका कलर वलर लिख के ले आना, कलर लिख लेना। और क्या बताया था मैंने? डायमेंशंस भी बताए थे कि यार कोई छोटे मोटे एग्जाम्स में, एसएससी टाइप एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए। अब इसी बीच घटना यह हुई कि सर 2000 के नोट को बंद कर दिया गया। देखो सर, ये सारा पैसा जारी करने का या पैसे की जो जिम्मेदारी है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है, वो आरबीआई की होती है। बात इतनी क्लियर। अगर नए नोट जारी करे जाएं, न्यू इफ न्यू नोट्स आर इशूड, न्यू नोट्स आर इशूड, कल सरकार द्वारा नए नोट जारी कर दिए जाएं, सरकार मतलब आरबीआई द्वारा, सरकार का काम आरबीआई करेगा, नए नोट जारी कर दिए जाएं, जारी किए जाएं, उसे इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं मोनेटाइजेशन। व्हाट वी कॉल दैट? वी कॉल इट मोनेटाइजेशन, मुद्रीकरण। क्या कहते हैं? मुद्रीकरण। जब आरबीआई द्वारा या तथाकथित सरकार द्वारा नए नोट जारी किए जाते हैं, उस प्रोसेस को मोनेटाइजेशन कहते हैं। टाइम टू टाइम आरबीआई ये करती रहती है। एंड जस्ट अपोजिट टू इट, अगर सरकार द्वारा या आरबीआई द्वारा नोटों की वैधता को समाप्त कर दिया जाता है, नोट अथवा किसी एक नोट अथवा नोटों की वैधता समाप्त कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। दैट मीन्स इफ गवर्नमेंट और वट एवर अथॉरिटी इट इज, ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट और आरबीआई ही सिंक में काम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई किसी के पास ये पावर है नहीं। अगर legality of any currency is withdrawn by the government or the RBI, that means that currency or that particular note or that particular group of notes will not continue in the economy. अगर सरकार ने किसी नोट की या अगर नोटों की, नोट मतलब दो चार नोट हो, नोटों की वैधता समाप्त कर दी जाए, उनकी कानूनन निविदा, लीगल स्टेटस समाप्त कर दिया जाए, इसका मतलब वो बाजार में अब वैध नहीं होंगे, बाजार में अब उनको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप यूज नहीं कर सकते। सो दिस होल प्रोसेस ऑफ बेसिकली विड्रॉइंग
द लीगल स्टेटस ऑफ ए करेंसी, लीगल स्टेटस ऑफ ए करेंसी, अगर ये किया गया है, इस प्रोसेस में क्या कर रहे थे, नए नोट जारी कर रहे थे, इस प्रोसेस में क्या किया कि भाई जो पुराने नोट हैं उन्हें बाजार से वापस ले लिया कि भैया ये अब नहीं चलेंगे। साधारण भाषा में क्या कहा गया, अब ये नहीं चलेंगे, तो इसे कहा जाता है डीमोनेटाइजेशन। व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट डीमोनेटाइजेशन। हम इसे विमुद्रीकरण कहते हैं, वी कॉल इट डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण कहते हैं, डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। क्लियर बात है। सो व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन, आपने बहुत सुना होगा, अभी 2000 का नोट भी जब बंद हुआ तो आपने बहुत सुना होगा सर डीमोनेटाइजेशन होगा, डीमोनेटाइजेशन आखिर है क्या। सो बेसिकली डीमोनेटाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट और द कंपिटेंट अथॉरिटी withdraws the legal status of a currency or group of currencies is not or not, basically that is known as demonetization। विमुद्रीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार या उसके बराबर की सरकार द्वारा, बराबर अधिकार प्राप्त सरकार द्वारा जब किसी नोट या जारी करी गई मुद्रा की वैधता को समाप्त कर दिया जाए, उसे विमुद्रीकरण कहते हैं। नाउ द बिग क्वेश्चन, I think you must all be facing that सर डीमोनेटाइजेशन ठीक है, समझ में आया कि डीमोनेटाइजेशन मतलब नोटों को चलने से मना कर दिया गया, मतलब नोटों का लीगल स्टेटस मना कर दिया। आप में से कुछ छोटे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, छोटे बच्चे सोचेंगे कि सर अगर बंद कर दिया फिर भी चलाएं तो, अगर सामने वाला देखो ऐसे तो मैं इस पानी की बोतल के बदले कुछ खरीद लूं, मान लिया सामने वाले ने कहा कि हाँ ठीक है सर ये पानी की बोतल दे दो, उसके बदले ले जाओ सामान, तो वो तो फिर म्यूचुअल हो गया। पर याद करो लीगल टेंडर नहीं रहेगा। सो डीमोनेटाइजेशन की अगर हम बात करें, विमुद्रीकरण, माफ कीजिएगा, विमुद्रीकरण की अगर हम बात करें, एंड इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ डीमोनेटाइजेशन, it has certain some stances। the first time demonetization पहली बार कब हुआ, चलो बताओ। सर्वप्रथम विमुद्रीकरण का इतिहास आपको कब देखने को मिलता, आपको कब लगता है कब हुआ होगा पहली बार डीमोनेटाइजेशन? फर्स्ट टाइम वाज डन इन 1946 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1946 में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा पहली बार डीमोनेटाइजेशन किया गया था। 10,000 के नोट थे उन्हें बंद कर दिया गया था, और कुछ शायद 5,000 के या 2,000 का नोट और था। अब यू ऑलरेडी नो कि बाई 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंट, यहां पर इंडिपेंडेंट इंडिया हो गया, इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत हो गया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई स्वतंत्र भारत के बाद कब हुआ, ये तो ठीक है आपने बता दिया, ये 1946 आप बता रहे हो, तब तो हम आजादी नहीं थी, वो तो अंग्रेजों ने करा। हमने भी कभी करा है क्या, तो जी बिल्कुल हाँ हमने किया। कब किया, कब किया? इन 1980 when मोरारजी देसाई गवर्नमेंट वाज रूलिंग, मोरारजी देसाई साहब की सरकार हुआ करती थी 1980 में, हाँ 1980 में ही गई उनकी, 1979 में चली गई थी, फिर वो चौधरी चरण सिंह साहब की सरकार आ गई थी, बट 1980 मोरारजी देसाई वाज द प्राइम मिनिस्टर देन। तो उस दौरान भी एक बार डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम, आफ्टर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इन्हें याद रखना थोड़ा सा, तो इससे क्या होगा कि आपको यदि एग्जाम दोगे ना आप, तो उसमें अलग अलग जो ऑप्शन आपको परेशान कर देते हैं सिमिलर से, वो इन चीजों के कारण होता है। ये तो आपको याद रह जाएगा, ये तो आप मुझे पता है रट्टा मारो जिंदाबाद कर ले जाओगे। समस्या आती है कि अगर ऑप्शन में ये ऐसा कुछ दे देता है तो फिर आप गलत कर देते हो। तो इसे याद रखना, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम डीमोनेटाइजेशन करा गया 1980 में। ठीक है सर, बात आई गई होगी।
उसके बाद समय बीतता गया। इन 2016, नवंबर 2016, बाय मोदी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी वॉज द प्राइम मिनिस्टर देन, मतलब अभी भी है बट उस समय भी यही थे। नरेंद्र मोदी वॉज द प्राइम मिनिस्टर देन, एंड बाय नरेंद्र मोदी आई रिमेंबर, और आप सबको भी याद होगा, रात 8 बजे आते हैं रेडियो पर, आकाशवाणी पर, और ये अनाउंसमेंट कर देते हैं। अनाउंसमेंट क्या किया गया? 500 और 1000 के नोट, 500 and 1000 bucks notes specially were demonetized। 500 और 1000 के। सर व्हाट वाज द रीजंस? अच्छा, डिमोनेटाइजेशन के कारण क्या हो सकते हैं? देयर कैन बी सेवरल रीजंस, और देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस, बट यूजुअली डिमोनेटाइजेशन कब किया जाएगा? क्यों? आखिर देखो, आपको लगता होगा इट इज वेरी इजी, बट इट इज नॉट वेरी इजी। प्रिंटिंग currency is a long process, and also there are several expenditures for the printing। भाई नोट छापने की आसान प्रक्रिया नहीं होती, एक पूरी दुर्लभ प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत काफी सारा खर्चा भी होता है। तो ये कोई भी सरकार नहीं चाहेगी, जो अच्छी सरकार होगी, एक अच्छी सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका किया गया जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट जो है, वो खराब चला जाए। द रीजंस यूजुअली आर, जो सामान्य तौर पर जो रीजंस दिए जाते हैं डिमोनेटाइजेशन पर, वो यूजुअली इसलिए किए जाते हैं, एक तो ब्लैक मनी को रोकने के लिए, ओल्ड जो करेंसी थी उसकी फोर्जरी की बड़ी खबरें आ रही थी कि भाई पुराने नोट, नकली नोटों की प्रचलन बहुत था। तो आमतौर पर जो डिमोनेटाइजेशन किया जाता है उसका तो या तो एक कारण हो कि भाई नकली नोटों के प्रचलन को रोकने के लिए, यूजुअली आमतौर पर यही होता है, नकली नोटों के प्रचलन पर प्रतिबंध लगाने के लिए, प्रचलन पर प्रतिबंध लगाने के लिए, टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन, टू इम्पोज restriction on डुप्लीकेट करेंसी, डुप्लीकेट करेंसी, ठीक है, कि भाई आगे से डुप्लीकेट करेंसी कम से कम बने, इसके लिए एक कारण यह भी हो सकता है। अनदर रीजंस कैन बी टू फाइट अगेंस्ट द करप्शन, टू फाइट द करप्शन, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, सो यूजुअली डिमोनेटाइजेशन के बड़े दो कारण होते हैं, ठीक है, और यही कारण दिए गए यहां पर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। बट एट दैट टाइम व्हेन डिमोनेटाइजेशन वाज डन, देखो समझना, अभी 2000 के नोट का डिमोनेटाइजेशन आपको अभी समझ में आएगा। सर वो जो एट द टाइम द डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 and 1000 rupees notes was done, at the time around 89% of total currency in circulation was in 500 and 1000 rupees notes। उस समय जो टोटल करेंसी मार्केट में थी, कुल मुद्रा प्रवाह जो बाजार में था, उसमें 1 का नोट, 2 का नोट, 5 का नोट, 10 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, जो टोटल मार्केट में जो करेंसी थी उसका 89% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था, उसका 89% 500 और 1000 के नोट में था। अब डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया, इसको ऐसा समझिए, लेट्स सपोज मार्केट में 100 रुपए टोटल मार्केट में फ्लो में है, गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन करा तो 89 रुपीस मार्केट से बाहर चले गए, लोगों के पास बचा कितना पैसा भाई? 11 रुपए बचा। जहां लोगों के पास टोटल 100 रुपए थे, अब 11 रुपए हो गया, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी क्रंच। मार्केट में क्या क्रिएट हो गया? लिक्विडिटी क्रंच आ गया, तरलता की कमी आ गई।
इसको समझाता हूं, डोंट वरी। तरलता में कमी आ गई, मतलब बाजार में पैसा नहीं है। अब जब बाजार में 100 रुपए से 11 रुपए हो गया तो लोग खर्च कम करेंगे, भाई खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है। एंड देन व्हेन पीपल आर स्पेंडिंग लेस, और जब लोग कम खर्च करेंगे दैट मींस पीपल आर बाइंग लेस, इसका मतलब लोग खरीदेंगे भी कम। एंड इफ पीपल आर बाइंग लेस दैट मींस देयर विल बी लेसर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स, और उसका मतलब होगा कि उत्पादों की मांग भी बाजार में कम होगी। दैट मींस प्रोडक्शन विल बी लेस, उसका मतलब उत्पादन भी कम होगा। एंड इफ द प्रोडक्शन इज लेस, एम्प्लॉयमेंट विल बी लेस, रोजगार भी कम होगा। सो इट विल बी क्रिएटिंग ए स्पाइरल इफेक्ट। और एट द टाइम सर्टेन इकोनॉमिस्ट ऑल्सो मेक अस अवेयर कि भाई ये लिक्विडिटी क्रंच आप अचानक से ले आए, मार्केट में त्राहिमाम त्राहिमाम, नोट कहीं पर नहीं है, लोगों को सामान खरीदने में दिक्कतें आ रही हैं, और अचानक से ये हमने आर्टिफिशियल एक मंदी की तरफ हम बढ़ने लगे। नाउ हियर कम्स द आरबीआई। अब आरबीआई को समझ में आया कि भैया कुछ तो करना पड़ेगा यार, इसका तो अपने को बैकअप क्रिएट करना पड़ेगा। ना आरबीआई इज इंटेलिजेंट बॉडी, आरबीआई बड़ी इंटेलिजेंट बॉडी है। आरबीआई ने करा इसका सोल्यूशन। आरबीआई ने क्या सोल्यूशन करा कि भाई 500 और 1000 के नोट अपन ने बंद कर दिया। अब नए नोट जो जारी करने हैं इन्हें 1000 का रुपीस का बड़ा नोट, देखो मैंने एक आपको बताया था कि टू फाइट द करप्शन यूजुअली यहां पर बड़े नोट बंद करते हैं कि बड़े नोटों को स्टोर करना बड़ा इजी होता है, ट्रांसफरेबिलिटी बड़ी इजी होती है। तो यहां यह कहा गया कि भाई डीमोनेटाइजेशन कर रहे हैं और उसका कारण ब्लैक मार्केटिंग और फोर्जरी वगैरह को रोकना है। अब 1000 का नोट बंद कर दिया, अब केवल 500 के नोट, लेट्स सपोज 500 के नोट, केवल 500 के नोट जारी करते तो उन्हें बड़ा टाइम लग जाता। मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच सडन आया था, अब इसे सडन ही इंक्रीज करना था, उसी लेवल पर ले जाना था। उसके लिए अगर 500 के नोट छापेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो एक नया नोट बनाया गया 2000 का, क्योंकि 2000 के एक नोट छापना पड़ेगा, 500 के 4 नोट छापने पड़ेंगे। तो टाइम ऑफ प्रिंटिंग एंड टाइम ऑफ बेसिकली फ्लोइंग दिस इनटू द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में इसे वापस प्रवाहित करने का जो टाइम था वो कम कर दिया गया, इसलिए 2000 का नोट जारी किया गया। अब उस समय के लिए जारी कर दिया गया फॉर मेकिंग द लिक्विडिटी इंक्रीज, बेसिकली लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए ये 2000 का नोट इश्यू करा गया। एंड स्लोली आरबीआई वाज डूइंग कि भाई 2000 के नोट जब आरबीआई के पास वापस घूम के आ रहा था तो उसके बदले 500 का नोट धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल ऐसे करता गया। और फाइनली अल्टीमेटली इन 2023 में एक और बार डिमोनेटाइजेशन किया गया, 2000 के नोट पर पाबंदी लगा दी गई, नोट की वैधता खत्म कर दी गई, सितंबर तक वापस लेने की एक समय सीमा दे दी। वो टाइमलाइन इस बार इसलिए दी है क्योंकि पिछली बार आरबीआई को एक्सपीरियंस हो गया कि लिक्विडिटी क्रंच एकदम से बैठा। अभी 2000 का जो नोट है अराउंड 10 to 12% मार्केट लिक्विडिटी को कैप्चर कर रहा है, लेकिन उसके भी इफेक्ट को कम करने के लिए आरबीआई ने कहा कि सितंबर तक का टाइम लो, आराम से वो चेंज करते रहो, ठीक है। सो दिस इज हाउ डीमोनेटाइजेशन इज डन। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, सर आपने नोट वगैरह बता दिए, ठीक है, कहां छपते हैं फलाना डमकाना, वो सारी ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है कर लेना, वो तो कहीं से भी कर लेना। लेकिन सर अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ आरबीआई और बाय व्हाट प्रोसेस आरबीआई प्रिंट्स फ्रेश करेंसी, और इज देयर एनी प्रोसीजर टू प्रिंट फ्रेश करेंसी। आरबीआई किस प्रणाली के अनुसार नए नोट छापता है, नए नोटों की छपाई करता है। फर्स्ट क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन जो यूजुअली आपको बहुत सारे लोग पूछते भी होंगे यहां वहां, हाउ मच
RBI can print, RBI कितने नोट छाप सकता है या अनलिमिटेड छाप सकता है? बताओ, टेल मी। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू थिंक, 1 मिनट दे रहा हूं, सोचो इसके बारे में। सोचो 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 जी, बिल्कुल सोचिए सर। हाँ जी, चलो चले चले चलो चले चलो नन्ना नन्ना नन्ना। हाँ जी, प्लीज नोट इट डाउन। पहले तो एक चीज नोट कर लीजिए कि आरबीआई कैन प्रिंट मैक्सिमम 10,000 रुपीज नोट। अगर नोटों की अगर बात करी जाए, भाई कितने का नोट ज्यादा अधिकतम जारी कर सकता है, तो आरबीआई अधिकतम अधिकतम 10,000 रुपए का नोट जारी कर सकता है। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, प्लीज रिमेंबर इट, याद रखना। हाँ जी, आरबीआई किस प्रणाली के अनुसार नए नोटों की छपाई करता है? नए नोटों की छपाई किस प्रणाली के अंतर्गत होती है? आरबीआई कैन, और आरबीआई कितने नोट छाप सकता है? इसको समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ आरबीआई, और फिर आरबीआई से वहां पर अपन चलेंगे, डोंट वरी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली मैनेज द करेंसी। करेंसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आरबीआई की होती है, बट कॉइनेज की जो कॉइन्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट इज विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फाइनेंस मिनिस्ट्री। प्रेजेंटली द इंडियन करेंसी सिस्टम इज बेस्ड ऑन मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट सिस्टम। वर्तमान में भारतीय मुद्रा प्रणाली न्यूनतम रिजर्व मुद्रा प्रणाली पर आधारित है। माई क्वेश्चन वॉज हाउ आरबीआई और बाई व्हाट प्रोसेस आरबीआई प्रिंट फ्रेश करेंसी? आरबीआई किस प्रणाली के अनुसार? तो एक वारलोड से एक, मतलब ये पुरानी कहानी है, बड़े आप लोगों ने सुनी होगी, सोना गिरवी रखना पड़ता है, ये करना पड़ता है, दैट इज नॉट द थिंग। टू प्रिंट फ्रेश करेंसी आरबीआई फॉलोज मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट सिस्टम। न्यूनतम आरक्षित अनुपात प्रणाली को आरबीआई फॉलो करता है। लेट्स सपोज आरबीआई नीड टू प्रिंट फ्रेश करेंसी। मान लीजिए आरबीआई को नए नोट छापने हैं। आरबीआई को नए नोटों की छपाई करनी है। अब आरबीआई क्या करेगा? जाके अपनी मशीन चालू कर देगा? नहीं। आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई एक, सबसे पहले द मिनिमम रिक्वायरमेंट आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? अपनी एक न्यूनतम आवश्यकता पूरी करनी पड़ेगी। पहले न्यूनतम आवश्यकता है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? इसे एक तिजोरी बनानी पड़ेगी अलग से। एक तिजोरी अलग से बनानी पड़ेगी। एक रिक्वायरमेंट है नए नोट छापने के लिए, चाहे 1 रुपया छापना हो, चाहे 10,000 करोड़ छापना हो, चाहे 50,000 करोड़ की मुद्रा छापनी हो, दैट इज नॉट द मैटर। देयर इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट टू प्रिंट फ्रेश करेंसी। एक रिजर्व बनाना पड़ेगा 200 करोड़ रुपए का मिनिमम। आई एम saying again and again, this 200 crore is minimum amount.
ये 200 करोड़ रुपए अलग से इन्हें रखने पड़ेंगे, न्यूनतम अलग से रखने पड़ेंगे सर। एक तिजोरी में 200 करोड़ रुपए रखने पड़ेंगे मिनिमम, और इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ रुपए का तो गोल्ड ही रखना पड़ेगा, सोना ही रखना पड़ेगा। 115 करोड़ रुपए का क्या रखना पड़ेगा? गोल्ड, स्वर्ण रखना पड़ेगा। रिमेनिंग 85 करोड़ और बचे हुए 85 करोड़ रुपए की फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशंस, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन, विदेशी मुद्रा। आरबीआई को 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा रखनी पड़ेगी, 115 करोड़ रुपए का गोल्ड रखना पड़ेगा, तब जाकर 1 रुपए भी अगर छापना है, तब जाकर 1 रुपए या जितने भी करोड़ रुपए वो आप छाप सकते हो। क्लियर है बात? इतनी बातें क्लियर है सर? पहले तो मुझे बता दो। इतनी बातें क्लियर है सर? फिर से मैं बता रहा हूं, प्लीज कंसंट्रेट। आप लोग ये चीज याद नहीं करते हो यूजुअली, यू यूजुअली अवॉइड दिस, बट आई एम टेलिंग यू कि द मेन थिंग इज टू रिमेंबर। मेन चीज जो आपको याद रखनी है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 200 करोड़ रुपए, ज्यादा रखे उससे कोई फर्क नहीं। मिनिमम 200 करोड़ रुपए इन्हें रखना पड़ेगा, जिसमें 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होगा और 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्राएं। सर व्हाट आर फॉरेन करेंसी? विदेशी मुद्रा क्या होती है? बेसिकली फॉरेन करेंसीज आर करेंसीज ऑफ अनदर कंट्री। दुनिया के दूसरे देशों की मुद्राएं होती हैं, उन्हें बोलते हैं विदेशी मुद्रा। दैट कैन बी डॉलर हो सकता है, दैट कैन बी येन हो सकता है, पाउंड हो सकता है, और अनदर XYZ कोई भी विदेशी मुद्रा हो। सर ये कहां से लाएगा? क्योंकि ये बच्चा ये भी सवाल बहुत पूछता है। तो बेटा फॉरेन करेंसी के बारे में आपको मैं बता दूं, फॉरेन करेंसी विदेशी मुद्रा अकॉर्डिंग टू फेरा एक्ट एंड फीमा एक्ट। व्हाट इज फेरा एक्ट? बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। मैं आपको बता देता हूं, फिर आगे चलेंगे। सो देयर इज अ रेगुलेशन टू फॉर फॉरेन करेंसी इज फेरा एक्ट। व्हाट इट इज? foreign exchange रेगुलेशन एक्ट। अभी के लिए इतना ही याद रखो, रेगुलेशन एक्ट 1973। विदेशी मुद्रा अधिनियम, विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम 1973। एक एक्ट ये है, इसको फिर अबोलिश कर दिया गया। इसमें एक अलग से एक्ट आया फीमा, इसको रिप्लेस करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। If I talk about this act was passed in 1999 by the parliament, or enact or basically was implemented into the year the 2000, और ये 2000 बेसिकली 2000 के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया। ये इसका इम्प्लीमेंटेशन 1974 में हुआ और इसका 2000 में। ये दोनों एक्ट ये कहते हैं कि भाई जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो विदेशी मुद्रा है, इसका भंडारण हो या इसका उपयोग हो फॉरेन एक्सचेंज का या फॉरेन करेंसी का, दैट इज ओनली एट्रीब्यूटेड टू आरबीआई। वो केवल और केवल आरबीआई का अधिकार है। ठीक है, आप हम जैसे आम लोग नहीं रख सकते। तो यहां पर 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा, 115 करोड़ रुपए का गोल्ड रखना है, और कितने भी नोट छापो, आपको कोई दिक्कत यहां पर नहीं आनी है।
इसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट सिस्टम। इट वाज अडॉप्टेड इन 1956। इट वाज अडॉप्टेड इन 1956। 1956 में इस प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रणाली को स्वीकृति दे दी गई थी सरकार द्वारा, ठीक है। उसके बाद से यही प्रणाली फॉलो होती है। अब सर कितने नोट छाप सकते हो? जितना मन करे। मिनिमम 200 करोड़ रखना है, 115 करोड़ रुपए गोल्ड में और 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा में। जितना मन करे उतने नोट छापो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो कुछ बच्चे होंगे दिमाग लगा रहे होंगे, सर ऐसे तो गरीबी दूर करनी हो, सरकार नोट छाप के दे दे। नहीं, उसका एक इफेक्ट होता है, उसे इन्फ्लेशन हम बताएंगे, हाइपर इन्फ्लेशन, वो आगे चैप्टर्स में आएगा। हम ऐसे भी नहीं मन मर्जी जितने नोट नहीं छाप सकते, वरना अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। मोटा मोटा बात ये समझो, अगर हमने अनलिमिटेड नोट छाप दिए तो हम नामीबिया जाम्बिया जैसे देश बन जाएंगे, ठीक है। वो क्यों बन जाएंगे वो एक अलग स्टोरी है, वो पूरा एक अलग कंसेप्ट है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट सिस्टम। इट इज फॉलोड बाय आरबीआई फेरा एक्ट एंड फेमा एक्ट, इम्प्लीमेंटेड इन, ये 1999 के अंदर पास हुआ और इम्प्लीमेंटेड इन 2000, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो जून 1974 में हुआ आई थिंक, है ना। 1974 तो कंफर्म है। अब ये तो थी कागजी मुद्रा, ये थी कागजी मुद्रा। इसमें भी कुछ कमियां आई होंगी, ड्यूरेबिलिटी नहीं है, कागजी मुद्रा फट जाती है, और बहुत सारा बड़ा पेमेंट करना हो तो गड्डियां बना बनाकर ले जानी पड़ती हैं। सो द ट्रांसफरेबिलिटी इज नॉट दैट मच इजी है इन कंपैरिजन टू द कॉइन्स, बट इट इज स्टिल हार्ड। दूसरी चीज कि चोरी का डर बड़ा रहता है, कोई आपके से नोट छीन ले जाए। तीसरी चीज कि रिसोर्सेज बड़े खराब होते हैं, नोट छापने के लिए कागज तो लगाना पड़ेगा ना आपको। चौथी चीज, इनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है। इसके कारण से 1956 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डकोटा शहर में डाइनर्स क्लब करके एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, जो अभी इंडिया में भी है, उसके द्वारा एक प्लास्टिक का कार्ड जारी करा गया। And it was said कि use this card in anywhere in Dakota City of United States of America and no restaurant will be charging on you। और कहा गया कि ये कार्ड ले जाइए, यूज करिए, किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, यूज करो और आपसे कोई पैसा नहीं लेगा। वहीं से कंसेप्ट आया, द कंसेप्ट ऑफ प्लास्टिक करेंसी। So what is plastic currency? How it is different from traditional note or traditional cash currency? It is nothing else but it's a piece of plastic which carries your values, which carries your currency. भाई प्लास्टिक मुद्रा क्या होती है? प्लास्टिक मुद्रा बेसिकली प्लास्टिक का कार्ड होती है। इट इज लाइक दिस, एक प्लास्टिक के कार्ड होते हैं जिनमें कुछ आपकी एक वैल्यू कैरी कर सकते हो, जिसमें आप एक प्राइस कैरी कर सकते हो, जिसमें आप एक मनी कैरी कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक करेंसी। आइदर इट इज मेट्रो कार्ड, आइदर एनी प्रीपेड कार्ड, ये सारी की सारी प्लास्टिक करेंसी होती है। सो व्हाट इज प्लास्टिक मनी? प्लास्टिक मनी इज ए टर्म दैट इज यूज्ड प्रीडोमिनेंटली in reference to the hard plastic card we use every day in place of actual banknotes। असल में जो बैंक नोट है, असली जो बैंक नोट है, उनके बजाय, उनकी तुलना में आजकल जैसे हम हार्ड प्लास्टिक कार्ड को उपयोग में लेते हैं लेन देन के लिए, उसको हम प्लास्टिक करेंसी कहते हैं। एग्जांपल्स, कैश कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कैश कार्ड और इन स्टोर कार्ड्स, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये हुआ प्लास्टिक करेंसी। अब क्या हुआ प्लास्टिक करेंसी के अंदर भी मैं आपको दो चार चीजें बता देता हूं। हाँ जी, प्लास्टिक करेंसी इंडिया में इश्यू करी गई। एटीएम कार्ड्स, एक मशीन बनाई गई बार्कलेस बैंक के बाहर। चार्ल्स करके एक व्यक्ति था, उसने एक मशीन बनाई, कैश डिस्पेंसिंग मशीन, जिसमें जाकर वो कार्ड दीजिए और कैश ले लीजिए। वहीं से शुरुआत हुई। एटीएम कार्ड भारत के अंदर आ जाता है। द फर्स्ट बैंक टू इश्यू एटीएम
द फर्स्ट बैंक टू इश्यू, फर्स्ट इंडियन बैंक, माफ कीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया है, हालांकि पूछता नहीं, फर्स्ट इंडियन बैंक टू इश्यू ATM cards in India ATM कार्ड जारी करने वाला प्रथम भारतीय बैंक was Central Bank of India, was Central Bank of India. Central Bank of India, first Indian bank. Otherwise, I remember first ATM card was issued by HSBC Bank in India, but HSBC Bank Indian Bank नहीं है, ठीक है सर। नाउ द, अब सर ATM क्या होता है? फुल फॉर्म इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर माने, टेलर मीन्स अकाउंटेंट, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सो ATMs आ गए, उनके कुछ टाइप्स देख लो, आजकल बड़े चर्चा में रहे कुछ दिन पहले। इन मशीन्स के कुछ टाइप्स होते हैं, एक होता है ब्राउन लेबल ATM, what is brown label ATM? Brown label ATM is the ATM which is opened or which is established by a bank। जब एक बैंक द्वारा ATM लगाया जाए, जैसे SBI ने अपना बैंक खोला, अपना ATM खोला, SBI ATM, वहां बड़ा बड़ा लिखा होता है बाहर SBI, अंदर बैंक के एडवर्टीजमेंट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। HDFC ATM, HDFC बैंक ने वो मशीन लगवाई और वो सारा का सारा किया, उसे बोलते हैं ब्राउन लेबल ATM। When an ATM is opened by a bank, जब एक बैंक द्वारा ATM, जब एक बैंक द्वारा ATM लगाया जाए, उसको बोलते हैं ब्राउन लेबल ATM, ठीक है। अब उसमें सुबह शाम अपने कैशियर को भेजेंगे, उसमें पैसे डालेंगे, उसको मेंटेन करवाएंगे, सॉफ्टवेयर का ध्यान रखेंगे, 2 AC लगवाएंगे, वहां पर एक गार्ड बिठाएंगे, AC चलेगा नहीं, वो अलग कहानी है। अब हुआ यूं कि धीरे धीरे, बिकॉज फाइनेंशियल इंक्लूजन करना था, वित्तीय समावेशिता करनी थी, आपको मैं पढ़ाऊंगा वित्तीय समावेशिता जब बैंक पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब हर आदमी के रीच में बैंक्स भेजने थे, क्योंकि जितना ज्यादा बैंकों के रीच होगी, जितने ज्यादा लोगों में, उतने ज्यादा लोग लेन देन बैंकों में करेंगे, और जितना बैंकों में लेन देन होगा उतना ही क्रेडिट क्रिएशन पावर बनेगा। अभी पढ़ाएंगे मनी सप्लाई के बाद क्रेडिट क्रिएशन पावर होता क्या, मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा फ्लो होगा। अब धीरे धीरे इनकी कॉस्टिंग बड़ी आने लगी है भाई, चोरी की अदा कदा बातें आने लगी हैं, और एक जगह ही HDFC भी है, SBI भी है, तो उनकी कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं हो रहा। तो RBI ने कहा कि एक बैंक, अगर आप बैंक में नहीं हो तो भी ATM लगा लो। when an ATM is opened by a company, कंपनियों को परमिशन दी कि भैया आप लगा लीजिए। जब एक कंपनी द्वारा ATM लगाया जाए, परमिशन दे दी। अब परमिशन कंपनी को दी है तो वो किसी बैंक का प्रचार करेगा? नो। सो इन दीज टाइप ऑफ ATM
नो बैंक्स एडवर्टीजमेंट इज सीन। ऐसे एटीएमओ में आपको किसी बैंक का प्रचार देखने को नहीं मिलता। बैंक का प्रचार नहीं होता। एंड बिकॉज, और किसी बैंक का प्रचार नहीं है भाई, तो मतलब साफ है। साफ है मतलब वाइट है। ऐसे एटीएम्स को कहा जाता है व्हाइट लेबल एटीएम। ऐसे एटीएम को क्या कहा जाता है? व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। सो व्हाट इज व्हाइट लेबल एटीएम? विच एटीएम इज ओपन्ड बाय ए कंपनी। अब सर आप कहोगे हमने तो कोई देखा ही नहीं, देखा होगा, आपने ध्यान नहीं दिया। इंडियाज फर्स्ट व्हाइट लेबल एटीएम वाज, भारत का प्रथम व्हाइट लेबल एटीएम वाज बेसिकली टाटा का था, टाटा इंडी कैश। टाटा इंडी कैश, ठीक है। मनप्पुरम गोल्ड लोन्स, मुथूट फाइनेंस के एटीएम आपने देखे होंगे, तो उन्हें बोलते हैं व्हाइट लेबल। नाउ द क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर जब एक कंपनी ने खोला, चलो टाटा कंपनी ने खोल दिया एक एटीएम, उसे पैसे कहां से मिलेंगे? वो बैंक से ले लेगा सर, वो अपना फिर, अब इसमें क्या होगा? बैंक कमीशन देगा इनको। क्यों देगा? क्योंकि उसे अपना एटीएम लगाने में उसे 2 गार्ड रखने पड़ते, तो 2-3 एटीएम, 2-3 उसके अंदर एसी लगाने पड़ते, कैश मेंटेन करना पड़ता, रोज उसकी सर्विस होती, सॉफ्टवेयर चार्ज होता है, देयर आर सो मेनी कैपिटल चार्जेस। यहाँ बस अपना कमीशन देके फ्री है, टेंशन फ्री है, मुझे नहीं मतलब चोरी हो रही है, कुछ हो रहा है, आई डोंट केयर, मैं इनको कमीशन दे रहा हूं। तो व्हाइट लेबल एटीएम इस तरीके से ज्यादा चर्चा में आया। फिर कुछ एक विशेष जगहों पर महिलाओं को समर्पित कुछ एटीएम लगाए गए, उनको बोला पिंक लेबल एटीएम। क्या बोला गया? पिंक लेबल एटीएम। सो व्हाट इज पिंक लेबल एटीएम? पिंक लेबल एटीएम्स आर दोज एटीएम्स व्हिच आर डेडिकेटेड टू वीमेंस, डेडिकेटेड टू फीमेल्स, जो महिलाओं को समर्पित हों, मतलब जो महिलाओं के लिए, मूल रूप से महिलाओं के प्रति समर्पित, महिलाओं के लिए जो एटीएम विशेष रूप से महिलाओं के लिए खोले जाए, उन्हें बोलते हैं पिंक लेबल। ठीक है, ये हो गया। चलो कहानी को आगे बढ़ाएं। तो ये सारी घटनाएं चल रही हैं, इसी बीच क्या हुआ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की दुनिया आ जाती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कि भाई एटीएम में गए, एटीएम में क्या क्या सुविधाएं ले सकते हो वो अलग कहानी है, वो फिर बैंकिंग के उसमें आता है। आप एटीएम से जाकर अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हो, आप होटल बुक कर सकते हो, आप पैसा निकाल सकते हो, पिन जनरेट कर सकते हो, पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, तो वो बड़ी लंबी कहानी है, वो एटीएम के क्या क्या फंक्शन है, उसमें इतना डीप नहीं जाएंगे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आया तो वहां पर एक कंसेप्ट आता है ई मनी का, वहां पर कंसेप्ट आता है नेट बैंकिंग का, माफ कीजिएगा, नेट बैंकिंग का। अब बैंकों ने कहा कि भैया एक काम करते हैं, एटीएम से तो ठीक है, लेकिन ऑनलाइन जाकर इलेक्ट्रॉनिक किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी वेबसाइट पर जाकर एक दूसरे को पैसे भेजने का काम करते हैं। वहीं से आया नेट बैंकिंग। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अगर टाइप्स देखें हम, तो कुछ मूल रूप से टाइप्स जो मैं बेसिक आपको बता देता हूं। एक होता है आरटीजीएस, दैट एक होता है एनईएफटी, एक होता है आईएमपीएस, और अनदर जो बड़ा आजकल भी चल रहा है एईपीएस। ये बेसिक नेट बैंकिंग के अंदर ट्रांजैक्शंस के टाइप हैं। व्हाट इज आरटीजीएस? आरटीजीएस इज रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, रियल टाइम gross settlement. If your payment is more than 2 lakh rupees, 2 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन है, 2 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन है, if your value of transaction is more than 2 lakh rupees, then RTGS is done.
आरटीजीएस में रियल टाइम सेटलमेंट होता है, ग्रोस सेटलमेंट होता है, तो यहाँ चार्जेस हाई होते हैं, 24/7 नहीं होता है ये। इनिशियली बिल्कुल भी नहीं होता था, इनिशियली तो बैंक के टाइम पे चलता था, अभी 7 हफ्ते में 7 दिन नहीं चलता है, छुट्टी वाले दिन ये बंद रहेगा क्योंकि बड़े ट्रांजैक्शन है। फिर आता है एनईएफटी, फिर आता है एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। 2 लाख रुपए से कम का अगर आपको पेमेंट करना है, ट्रांजैक्शन करना है 2 लाख रुपए से कम का, तो एनईएफटी करा जाता है। एनईएफटी में क्या होता है कि एनईएफटी में यहां रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट हो रहा था, 1 to 1 आईएफएससी कोड फलाना ढिमकाना वो सारा मैच करके फिर सेटलमेंट हो रहा था। यहां बैंक क्या कर रहा है कि एक मिनट में लगभग 3.5 लाख ट्रांजैक्शन होते हैं, तो यहां पर क्या करा जाता है, स्लॉट्स बना दिए जाते हैं। जैसे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक जितनी ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट आई, जितनी भी 100, 500, 200, 500, 1000 जितनी भी आई, इनको एक साथ एक पैकेट में ट्रांसफर करा जाएगा, पैकेट्स में मूव करा जाता है। तो इसमें टाइम लगता है, इसमें भी टाइम लगता है क्योंकि रियल टाइम में सेटलमेंट करना पड़ता है। ये इसमें पैकेट्स में जा रहा है तो इसलिए यहां पर टाइम लग रहा है। इसको 24/7 कर दिया गया, जब भी मन करे। अभी धीरे धीरे उस पर आरबीआई काम कर रहा है कि इन पर चार्जेस भी कम कर दे, बिल्कुल हटाई दे। फिर आया अब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये सारे होने लगे। अब लोगों को समस्या ये आने लगी, सर इंस्टेंट पैसा आने चाहिए ना, पैसे की जरूरत है, मुझे तो ऐसा होना चाहिए ना तुरंत चला जाए। और बैंक भी चाहते हैं, आरबीआई भी चाहता है कि ये मनी फ्लो ज्यादा से ज्यादा हो। जितना ज्यादा मनी फ्लो होगा उतनी इकोनॉमी ग्रो होगी, क्योंकि जितना लोगों के हाथ से पैसा जाएगा उतनी वेल्थ क्रिएट होगी। तो यहां एक एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक कंपनी है जिसके बारे में आपको मैं शॉर्ट में बताता हूं, फिर आगे चलेंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई। 2007 में आरबीआई ने सोचा कि भाई अपने को एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग खोलनी है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक अलग से एक अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक अलग से कंपनी बनाते हैं जिसका काम होगा कि वो इनोवेशन लाए, और खासकर की इनोवेशन इन रिटेल पेमेंट, इनोवेशन इन रिटेल पेमेंट। भाई जो बड़े आसामी थे, बड़े पैसे वाले थे, वो तो बैंक का यूज कर रहे थे, लेकिन एक गांव में एक गोलगप्पे बेचने वाला वो बैंक यूज नहीं कर रहा है, वो बैंक यूज नहीं कर रहा है क्योंकि बड़ा आसान नहीं है वो पैसे ट्रांसफर करना, वहां टाइम लग रहा है या बाकी सारी बड़ी चीजें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। तो खुदरा भुगतान में नवाचार के लिए, इन 2007 आरबीआई अलोंग विद इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन, आरबीआई के साथ सभी बैंकों का एसोसिएशन जो है, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन, इन्होंने एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई जिसको बोला एनपीसीआई। इसमें पैसे लगाए कि भैया ये कंपनी क्या करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, नई नई चीज डेवलप करेगी। इस कंपनी के अगर मैं कार्यों की सूची देखूं, वर्क आपको मैं बताऊं तो इसकी वर्क लिस्ट बड़ी लंबी है। आज जो आप यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कर रहे हैं वो इन्होंने ही दिया, भीम ऐप इन्होंने ही डेवलप करी, आपका आईएमपीएस इन्होंने ही डेवलप करा, एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इन्होंने डेवलप करा, रुपीस साइन जो है चिन्ह है वो भी एनपीसीआई ने दिया, नेशनल ऑटोमेटेड चेक क्लियरिंग हाउसेस नाच भी इन्होंने डेवलप करा, एनएफसी नेशनल फाइनेंशियल, एनएफएस नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो एटीएम्स में एटीएम्स को बाइंड करता है वो एनएफएस भी इन्होंने डेवलप करा, सीटीएस चेक ट्रंकेशन सिस्टम वो सारी की सारी इन्होंने डेवलप करी, एक विदाउट इंटरनेट नेटलेस बैंकिंग जो *#99# करके बिना इंटरनेट के
नेटलेस बैंकिंग कर सकते हो, वो सारा का सारा एनपीसीआई ने डेवलप करा है, ठीक है, याद रखना। तो एनपीसीआई ने इंस्टेंट पेमेंट के लिए आईएमपीएस डेवलप कर दिया, इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम, कि जब भी जिसको भी पैसा भेजना है, तुरंत पैसा भेजना है, तो इंस्टेंटली 2 लाख रुपए से कम, यहां पर बेसिकली 1 लाख रुपए से भी कम है पहले, और अभी बढ़ गया वो, दैट्स अ टोटल डिफरेंट स्टोरी, वो कर दिया गया, ठीक है सर। अब सरकार द्वारा जनधन योजना लाई गई, क्या लाई गई? जनधन लोग, सरकार द्वारा आधार बनाया गया। अब आधार को इनेबल करने के लिए, भाई अब गरीब आदमी बैंक में जाए, उसे बैंक में जाने से डर लगता है, क्योंकि उसने पुराने बैंक देखे हैं, एसबीआई देखा है, उसे बहुत डर लगता है, अच्छे से बात नहीं करते, पैसा देंगे कि नहीं देंगे, एक वो पासबुक ले जाएगा, पासबुक अब ले जाएगा, वो फट जाएगी, उसे मेंटेन करना पड़ेगा, 50 चीजें हैं। कोई एक ऐसा तरीका बनाओ कि भाई लोग पहचान ले कि हाँ भाई ये देसा सर है, यही है ना, इनके अकाउंट से पैसा दे दो। तो आधार को मोबाइल से लिंक किया गया और एक आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम डेवलप किया गया। हालांकि ये जो मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी बताऊंगा, मेक्सिको में हुआ यूं कि मेक्सिको में फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो रहा था, फॉर्मल क्रेडिट फ्लो नहीं हो रहा। तो मेक्सिको में क्या किया गया, जैसे अपन फोन रिचार्ज करवाते हैं, ऐसे जगह जगह पर पहले होते ना फोन रिचार्ज, मोहल्ले के में गली के अंदर कोने की सब्जी बेचने वाला भी रिचार्ज कर रहा था। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि अपने गली में जाइए, अपने सब्जी वाले के पास या वो अपने ग्रोसरी वाले के पास जाइए और उसको पैसे दीजिए, जैसे वो फोन रिचार्ज करता था वैसे ही आपके अकाउंट में पैसे डाल देगा। तो वहां से इंस्पायर होके इन्होंने क्या किया, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम किया कि अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, आप अपने पास कोई भी ऑनलाइन नेट बैंक, ऑनलाइन जो सर्विसेज प्रोवाइडर है, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे सेंट्रल सर्विस सेंटर है या बाकी सर्विस प्रोवाइडर हैं, राजस्थान के अंदर ई मित्र हैं, ऐसे जगह जगह पर खुले हुए हैं, उन पर जाइएगा और उन पर जाकर अपना आधार कार्ड दिखाओ, वो अपना आपका थंब इंप्रेशन लेंगे और फिर अप्रूवल हो जाएगा कि हाँ भाई ये वही आदमी है, और आपके अकाउंट से जो लिंक अकाउंट होगा उसमें से पैसा निकल जाएगा, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। तो ये एईपीएस भी यहां पर लाया गया। अब इनमें क्या कमियां आई, इनमें भी कुछ कमियां आई सर, ये सारी चीजें ये याद रखना, ये ईपीएफओ के एग्जाम में पूछा गया था 2023 में, अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी का भी बड़ा मतलब इंटरेस्ट है, एनपीसीआई में बड़ा इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या होने लगा, जैसे जैसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होने लगे, ट्रांजैक्शन चार्जेस हाई। अब देखो ना भाई, एक एग्जांपल ले, आपने 100 रुपए यहां से यहां भेजे, तो यहां 5 रुपए अगर ट्रांजैक्शन चार्ज मानूं तो 95 हो गया, फिर आपने आगे भेजा, फिर 5 कट गया, फिर आगे भेजा, फिर 5 कट गया। तो जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हो उतना ज्यादा बैंकों के पास पैसा बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में कुछ नार्सिस्ट ग्रुप, नार्सिस्ट जो अपने आप को मतलब सही समझते हैं, दुनिया खराब उनके लिए, कुछ नार्सिस्ट ग्रुप इकट्ठा होते हैं और एक जापान में मीटिंग बुलाते हैं कि भैया ये बैंक कौन होता है यार, मैं मेरे अकाउंट में कितनी बार पैसे डालूं, पैसे निकालूं, ये क्या मतलब है, बात बात पर चार्ज ले रहा है, ऐसे तो जितना ज्यादा हम लेन देन करते चले जाएंगे बैंकों से, पैसा इनके पास इकट्ठा होता चला जाएगा। तो वहां पर आते हैं सतोशी नाकामोरा, वहां पर सतोशी नाकामोरा के नाम से एक पेपर आता है और उसने एक बिल्कुल ऐसा तगड़ा आइडिया दे दिया कि बैंक के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, मैं बताता हूं। और वहीं से निकलता है आपका बिटकॉइन। उसकी कहानी हम कल पढ़ेंगे, कल हम क्रिप्टो करेंसी भी पढ़ेंगे और डिजिटल करेंसी, जो वर्तमान में जो नए नोट नए डिजिटल करेंसी आ गई है, आप पता है ऐसे लेन देन कर सकते हो, यूपीआई और इसमें डिफरेंस क्या है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चा इसी के साथ लेते हैं अलविदा। मुझे समय का पता नहीं चलता तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, पढ़ाने में मज़ा आता है। जल्दी नहीं, ये कोर्स इसलिए लेकर आया हूं कि आराम से चीजें, एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट को पढ़ाते हुए चलूं। मिलता हूं मैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।